नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। थाना मजीठा में फेंका गया ग्रेनेड, टूटी खिड़कियां, आतंकी हैप्पी पासिया ने ली जिम्मेदार। अमृतसर में बुधवार देर रात करीब 11 बजे जिला देहाती में आने वाले थाना मजीठा के अंदर एक अज्ञात शख्स ने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड थाने के बिल्कुल अंदर खुली जगह पर फेंका गया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। हरकत में आई पुलिस ने तुरंत थाने के गेट बंद कर लिए। हैंड ग्रेनेड से हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी हैप्पी पासिया ने ली है। हैप्पी पासिया ने ही कुछ दिन पहले अजनाला थाने के बाहर आईडी रखवा कर थाने को उड़ाने की योजना बनाई थी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर एसपी चरणजीत सिंह, डीआईजी सतेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 11 बजे थाना मजीठा में पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान बाहर से अज्ञात शख्स ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था। झारखंड में 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, विभाग का बंटवारा जल्द। झामुमो से सुदीव्य कुमार, सोनू चमरालिंडा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की ने शपथ ली। इसके अलावा आरजेडी से संजय प्रसाद यादव ने शपथ ली, जो गोड्डा से तीसरी बार विधायक बने हैं। आरजेडी से संजय प्रसाद यादव ने हेमंत सोरेन कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। संजय प्रसाद यादव गोड्डा से 3 बार विधायक रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा जिले के महागामा से झारखंड विधानसभा की सदस्य चुनी गई। राधा कृष्ण किशोर इस बार पलामू के छतरपुर से विधानसभा चुनाव जीते हैं। मोदी और शाह मैसेज कर दे तो बात बन जाए। शिवसेना नेता बोले, महाराष्ट्र में सीएम पद की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अभी तक शिवसेना ने डिप्टी सीएम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी तक पेच फंसा हुआ लग रहा है। उधर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं तो पार्टी का कोई भी विधायक नई महाराष्ट्र सरकार में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में कुछ घंटे पहले सामंत ने यह भी कहा कि शिवसेना का कोई भी विधायक उप मुख्यमंत्री बनने का इरादा नहीं रखता और यह पद केवल शिंदे को ही मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल नहीं लड़ेंगे चुनाव, राजनीति से लिया संन्यास। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के शाहदरा विधायक रामनिवास गोयल ने बृहस्पतिवार को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इसकी वजह बताई। पत्र में 76 वर्षीय गोयल ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि वह अपनी अगली जिम्मेदारी के लिए तैयार है। ठीक से काम नहीं किया तो बुलडोजर के नीचे डाल देंगे, याद रखना गडकरी की ठेकेदारों को चेतावनी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में अपने मंत्रालय से जुड़े कार्यों और सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों पर रोष जाहिर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सड़क परियोजनाओं में कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही से लेकर टोल केंद्रों की संख्या को लेकर भी जवाब दिया। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खामियां गिनाई थी और 150 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही थी। नागौर से सांसद ने बताया था कि अकेले दौसा में ही 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगाए गए ठेकेदारों और अफसरों पर कार्रवाई और जांच रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से जानकारी मांगी थी। इस पर गडकरी ने कहा कि यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और वैश्विक स्तर पर सबसे कम समय में बनाया गया है। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। गडकरी ने कहा कि अगर ऐसे क्वालिटी से जुड़ा खराब काम कॉन्ट्रैक्टर करता है तो वो 6 महीने तक कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। ऐसी नीति हमने बनाई है और अधिकारी जो हैं उनको भी विशेष रूप से इसमें कार्रवाई करके नौकरी से सस्पेंड करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में मेरे विभाग में 50 लाख करोड़ के कार्य किए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 5 घंटे। किसी को अंतिम संस्कार में तो किसी को जाना था कोर्ट। नेता और पुलिस पर बरसे लोग। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर कांग्रेस नेता सरकार पर संवैधानिक अधिकारों के हनन की बात करते रहे।
लेकिन 4 किलोमीटर लंबे जाम में 5 घंटे तक फंसे लोगों के अधिकारों की किसी को चिंता नहीं हुई। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने की दिशा में NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर जाम में फंसे कुछ लोग अपने वाहनों से बाहर निकल आए और उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोकझोंक शुरू हो गई। क्या इस्तीफा देंगे इमैनुअल मैक्रो? विश्वास मत हारने के बाद गिरी फ्रांस की सरकार। 60 साल में पहली बार हुआ है ऐसा। अविश्वास मत हारने के बाद फ्रांस की सरकार गिर गई है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके चलते राजनीतिक संकट में फंस गई है। दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने एक साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को सत्ता से हटा दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर भी इस्तीफा देने का दबाव बन गया है। उधर सरकार गिरने के बावजूद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि वो 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों की सेवा करता रहूंगा। हैदराबाद में ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे ट्रांसजेंडर, सिग्नल तोड़ने वालों पर कसेंगे नकेल। हैदराबाद की सड़कों पर अब आपको ट्रैफिक व्यवस्था संभालते नजर आएंगे ट्रांसजेंडर। हैदराबाद पुलिस ने 44 ट्रांसजेंडरों को ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया है। गोशाम महल पुलिस ग्राउंड पर फिजिकल टेस्ट के लिए 58 ट्रांसजेंडर पहुंचे थे। इन्हें दौड़, लंबी कूद और शॉर्ट पुट के आधार पर परखा गया। इसके बाद 44 ट्रांसजेंडरों का चयन किया गया। इनमें से 29 महिला ट्रांसजेंडर और 15 पुरुष ट्रांसजेंडर हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, आप सभी अपने समुदाय के लोगों के लिए आदर्श हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ट्रांसजेंडरों को ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर भर्ती करने के लिए कहा था। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का DNA एक है। अयोध्या में बोले CM योगी। अयोध्या धाम में 43वें रामायण मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी ही है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का DNA एक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका DNA एक ही है। अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी आपके सौंपने के इंतजार में है। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आएगा तो वे भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। डिजिटल अरेस्ट से लेकर शेयर बाजार में निवेश तक ऐसे जाल में फंसाते थे शिकार। 1.5 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी। द्वारका इलाके में 8 लोगों से 1.5 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के 8 मामले सामने आए हैं। इन लोगों से इसी वर्ष ठगी की गई है, लेकिन द्वारका जिले की साइबर थाना पुलिस ने यह मामले अक्टूबर में दर्ज किए हैं। इन मामलों में ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया गया है। इनमें भी सबसे ज्यादा मामले शेयर बाजार में निवेश करवाने के नाम पर ठगी के हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। साथ ही बीमे के पैसे दिलवाने के नाम पर भी लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। यह ठगी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की गई है। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि पीड़ितों को पैसे वापस मिल जाएंगे या नहीं। उन्नाव रेप कांड में जेल में बंद कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत। उन्नाव रेप कांड मामले में जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने सेंगर को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई। गौरतलब है कि भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को 1 अगस्त 2019 को CRPF की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी 5 मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया था। भाजपा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, देशद्रोही बताया। जॉर्ज सोरोस को लेकर भी बोला धावा।
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक बार फिर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक खतरनाक त्रिकोण का जिक्र करते हुए राहुल को देशद्रोही तक कह डाला। दरअसल उन्होंने एक फ्रेंच समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम आज एक खतरनाक त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि राहुल देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। पात्रा ने कहा, अगर सदन को छोड़कर सांसद पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो आप गंभीरता को समझ सकते हैं। यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता का है और एकता का है। हाल ही में खुलासा हुआ कि कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, कहीं न कहीं भारत की एकता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। 2 दिसंबर को एक फ्रेंच अखबार ने इसका खुलासा किया है। मेगन ने भारतीय महिला बैटर्स का शूट करके बनाया धांसू रिकॉर्ड। हरमनप्रीत ब्रिगेड केवल 100 रन पर हुई ढेर। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख तेज गेंदबाज मेगन शूट ने गुरुवार को भारत के खिलाफ पहले वनडे में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। 31 साल की शूट ने ब्रिस्बेन में 6.2 ओवर में अपने गेंदबाजी स्पेल के एक मेडन सहित 19 रन देकर 5 विकेट झटके। मेगन शूट का सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 18 रन देकर 4 विकेट लेना था। शूट ने गुरुवार को अपनी रफ्तार से भारतीय महिला बैटर्स की कमर तोड़ दी। शूट की धारदार गेंदबाजी का असर यह रहा कि पहले वनडे में भारतीय टीम केवल 100 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मेगन शूट ने भारत के खिलाफ वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने के मामले में अनुभवी ऑलराउंडर एलिस पेरी के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2012 में एलिस पेरी ने मुंबई भारत के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट झटके थे। शूट ने भी 19 रन देकर 5 विकेट झटकाए हैं। भारत के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन के मामले में कैथरीन फिट्जपैट्रिक तीसरे स्थान पर काबिज हैं। संसद सत्र के समय ही होती है देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए गंभीर आरोप। फ्रांस के एक प्रकाशन में हाल ही में प्रकाशित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एवं करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को लेकर एक खबर बनाई है, जिसमें दावा किया गया है कि OCCRP की रिपोर्ट तटस्थ नहीं है और इसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलती है। फ्रांस के अखबार की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने विपक्ष को घेर लिया है और विपक्ष पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी भारत की संसद का सत्र चल रहा होता है, तभी विदेशों में कोई न कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिससे देश की छवि खराब होती है। भाजपा सांसद ने भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच में अब 9 दिसंबर को होंगे बयान। SDM, CO समेत कई लोगों के स्टेटमेंट होने हैं दर्ज। संभल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के लिए नियुक्त डिप्टी कलेक्टर दीपक चौधरी ने अब 9 दिसंबर को पक्ष रखने का दिन निर्धारित किया है, क्योंकि इस प्रकरण में सभी संबंधित अधिकारियों, जिनमें CO, संभल, SDM, कोतवाल और हल्का उप निरीक्षक को नोटिस जारी कर 30 नवंबर को बहजोई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। हालांकि न्यायिक आयोग की टीम के आगमन और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्यों के कारण अधिकारी अपना पक्ष नहीं रख सके, जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर मुरादाबाद में मंडल आयुक्त की बैठक में शामिल हो गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज होने के कारण अब डिप्टी कलेक्टर के पक्ष रखने की नई तिथि 9 दिसंबर निर्धारित की है। जांच के दौरान पुलिस रिपोर्ट, हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज के करीब 100 से अधिक व्हाट्सएप वीडियो का अध्ययन किया जा रहा है। हिंसा के दौरान गोली किसने चलाई व किसे लगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। यशस्वी के साथ कौन करेगा ओपनिंग, राहुल या रोहित? दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय कप्तान का खुलासा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार से होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर खुलासा किया है। रोहित ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आएंगे, जबकि पिंक बॉल टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ KL राहुल ही पारी का आगाज करने उतरेंगे। मालूम हो कि फर्स्ट टेस्ट में रोहित की अनुपस्थिति में इन दोनों बल्लेबाज ने ही ओपनिंग की थी और कप्तान की वापसी के बाद इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड और डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले
मुकाबले में जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। रोहित ने इस मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, केएल राहुल ओपनिंग करने उतरेंगे, मैं मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए उतरूंगा। दिलचस्प बात यह है कि रविवार को ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ भी राहुल और यशस्वी ने ओपनिंग की थी और रोहित चौथे स्थान पर उतरे थे। देखना होगा कि कप्तान अब मध्य क्रम में किस स्थान पर उतरते हैं। अभिषेक शर्मा टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बने। उर्विल की बराबरी की भारतीय टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और मेघालय के खिलाफ महज 28 गेंदों में शतक जड़ दिया। अभिषेक इसके साथ ही टी20 प्रारूप में सबसे तेज सैकड़ा लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने गुजरात के उर्विल पटेल की बराबरी कर ली है, जिन्होंने हाल ही में इसी टूर्नामेंट में 28 गेंदों पर शतक लगाया था। टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने इसी वर्ष साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों पर ऐसा किया था। मेघालय ने राजकोट में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट पर 142 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करना उतरे अभिषेक ने तेज तर्रार पारी खेली और 29 गेंदों पर 8 चौके और 11 छक्कों की मदद से नाबाद 106 रन बनाए। अभिषेक की शानदार पारी के दम पर पंजाब ने 9.3 ओवर में 3 विकेट पर 144 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अभिषेक भारत के लिए संयुक्त रूप से खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 809 अंक बढ़ा। आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत रुझानों और विदेशी फंड फ्लो के बीच चौतरफा खरीदारी से गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। आईटी कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखी गई। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% बढ़ा। हालांकि दोपहर में शेयर बाजार में थोड़े समय के लिए गिरावट आई थी। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 226.41 अंक की बढ़त पर खुला। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 82,317.74 की ऊंचाई पर पहुंच गया था। दिन के दौरान यह इंडेक्स 80,467.37 के निचले स्तर पर भी आया। हालांकि कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 809.53 अंक या 1% की शानदार बढ़त लेकर 81,765.86 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50,240.95 अंक या 0.98% मजबूत होकर 24,708.40 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,295.55 और 24,857.75 के रेंज में कारोबार हुआ। पेड़ पर लटक जाए या तांडव करे, कुछ नहीं होगा। अदानी पर विपक्ष के प्रदर्शन पर रवि किशन का तंज। अदानी मामले पर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। साथ ही संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जब इसे लेकर भाजपा सांसद रवि किशन से सवाल किया गया तो उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये कितना भी विरोध प्रदर्शन कर ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। ये लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसकी ही पीड़ा झलक पड़ रही है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि ये लोग इसी सदन पर उल्टा लटक जाएं, पेड़ पर लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र ऐतिहासिक हारे हैं, किसी तरह हर जगह हारते जाएंगे। ये हार की पीड़ा है। हम तो चाह रहे हैं कि ये लोग यहाँ नाचे, तांडव करें, लेकिन चुनाव हारते जाएं। राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश उसे लेकर हुए हंगामे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी कल किसी को बोले बगैर चले गए। अखिलेश यादव को बोला गया यहाँ रुकिए, वो यहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे और राहुल गांधी खुद गाड़ी में बैठकर संभल निकल गए। विपक्ष में एक दूसरे से लंबी लकीर खींचने की कोशिश चल रही है। अब अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि उनकी क्या मानसिकता है। पुष्पराज बनकर छा गए अल्लू अर्जुन, मगर पुष्पा 2 में नहीं है पायल। फहद फासिल ने किया निराश। अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 2 द रूल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बापू और प्रकाश राज भी हैं। अल्लू अर्जुन ने अपने फैन से वादा किया था कि ये फिल्म सुप्रीम मास एंटरटेनर डिलीवरी करेगी। सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं है। पिछली कई अखिल भारतीय फिल्में इस तथ्य का महत्वपूर्ण उदाहरण रही हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल अब इस
बात पर एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। इस सीक्वल में क्या गलत हो सकता है जब एक फिल्म निर्माता और अभिनेता अपनी लटकती कहानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अहंकार आधारित फिल्म के लिए उत्सुक होते हैं। इसके अलावा संगीतकार देवी श्री प्रसाद, जिन्होंने पुष्पा द राइज में तेरी झलक, अशरफी और ऊ अंटा जैसे सुपरहिट गाने भी सीक्वल में निराश करते हैं। बहरहाल अगर इस फिल्म की तारीफ हो रही है तो वो सिर्फ अल्लू अर्जुन और उनके स्वैग की वजह से होनी चाहिए। इस बार अभिनेता अधिक सहज और समर्पित नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं, वह 5 साल से पुष्पराज की भूमिका में है। पुष्पा 2 मुख्य रूप से 3 कहानियों में बटी है। पुष्पराज वर्सेस सीएम, पुष्पराज वर्सेस शेखावत और पुष्पा का बचपन का आघात। हाँ, श्रीवल्ली का किरदार इस बार संसद में महिला वक्ताओं जितना ही महत्वहीन है। इस बार सुकुमार श्रीलीला और अपने रास्ते पर ले आई है, लेकिन उनमें समानता की सॉल्टीनेस नहीं है। हिंदी वर्जन से श्रेयस तलपड़े ने एक बार फिर पुष्पराज के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।